हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 2026 का क्वेश्चन पेपर सेट ए। हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया था 1 से लेके 35 क्वेश्चन तक। अब इसमें 35 के बाद से स्टार्ट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राइक्लॉस्टाइलिस रेटुशा फॉक्सटेल ऑर्चिड। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इज एन एपिफेटिक ऑर्चिड। ये एक एपिफेटिक ऑर्चिड है। तो हाँ, एपिफेटिक ऑर्चिड मतलब जो दूसरे पेड़ों पर उगता है पर उनसे न्यूट्रिशन नहीं लेता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द स्पीसीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये स्पीसीज एंडेमिक होती हैं? तो नहीं, ये एंडेमिक नहीं होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। ये साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और इंडिया के काफी हिस्सों में मिलता है। इसे एंडेमिक नहीं कहा जाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। ये स्टेट फ्लावर है अरुणाचल प्रदेश और आसाम का, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑर्चिड, फॉक्सटेल ऑर्चिड, ये स्टेट फ्लावर है अरुणाचल प्रदेश और आसाम का, और इसको आसाम में कोपोऊ फूल भी कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए में है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड ओनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। नंबर 37। Which one of the following statements with regard to the moedoms built by the Tai Ahom Kingdom and inscribed as the World Heritage Site by UNESCO is are correct? First statement क्या है? They are acted as the आर्मी फोर्ट्रेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये आर्मी फोर्ट्रेस की तरह नहीं एक्ट करते थे। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? दे वर रिक्रिएशन सेंटर्स ऑफ द रॉयल्स एंड नॉबल्स। ये रिक्रिएशन सेंटर्स थे रॉयल्स और नॉबल्स के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये रिक्रिएशन सेंटर्स नहीं थे। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? दे वर ब्यूरियल ग्राउंड्स ऑफ द रॉयल्स एंड नॉबल्स। ब्यूरियल ग्राउंड्स थे रॉयल और नॉबल्स के लिए, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। मॉडर्न ताई अहोम डायनेस्टी के अहोम रॉयल्टी और नॉबल्स के ब्यूरियल माउंट्स हैं। इसे आसाम के पिरामिड्स भी कहा जाता है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? दे वर बैटल ड्रिल सेंटर ऑफ द रॉयल्स एंड नॉबल्स। बैटल ड्रिल सेंटर्स हैं रॉयल्स और नॉबल्स के, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ओनली थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। एट द यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस UNOC held in June 2025 in France, the Food and Agricultural Organization FAO of the United Nations demonstrated its leading voice on marine and ocean issues, especially on sustainable fisheries and aquaculture for recent, resilient livelihood and blue transformation. Which of the following combination about the four better proposed by FAO for blue transformation is correct? बताना है इसमें कौन सा इसमें करेक्ट है ऑप्शन। कौन से फोर बेटर ऑप्शंस हैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? ऑप्शन ए बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर ओशियन। ऑप्शन बी better production, better nutrition, better environment, and better life. Option C, better coral reef, better nutrition, better environment, and better life. Option D, better estuaries, better nutrition, better environment, and better mangrove vegetation. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके फोर ये बेटर
ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के है, better production, better nutrition, better environment, and better life. Question number 39. Which of the following statements with reference to the lake Turkana is or are correct? First statement, it is the largest desert lake in the world. ये एक largest desert lake है पूरे वर्ल्ड में. लेक तुर्काना लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है, तो ये स्टेटमेंट सही है. लेक तुर्काना सबसे बड़ी परमानेंट डेजर्ट लेक है और इसको हम एल्कलाइन लेक भी कहते हैं. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द लेक इज सिचुएटेड इन द साउथ सडर्न अलोंग द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ द सहारा डेजर्ट, तो ये गलत है क्योंकि ये केन्या नॉर्थ रिफ्ट वैली में लोकेटेड है. कुछ हिस्सा इथियोपिया से भी मिलता है, साउथ सडर्न सहारा डेजर्ट के पास नहीं है ये. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? थर्ड स्टेटमेंट, द लेक इज लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द जाडेल सी. इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इसके ग्रीनिश कलर की वजह से इसे जाडेल सी भी कहा जाता है. इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी सही होगा. क्वेश्चन नंबर 40. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लान विवो सर्टिफाइड reducing emission from deforestation and forest degradation REDD plus project in India? Option A, Uttarakhand REDD plus project. Option B, ICFRE ICIMOD transboundary REDD plus project in northeastern Himalayas. Option C, Khasi Hills community REDD plus project. Option D, Sikkim Mamles Kamrang community RED plus project REDD plus project. इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. खासी हिल्स कम्युनिटी REDD प्लस प्रोजेक्ट. ये मेघालय का खासी हिल्स के कम्युनिटी REDD प्लस प्रोजेक्ट इंडिया का पहला कम्युनिटी बेस्ड REDD प्रोजेक्ट है जिसे प्लान वीवो स्टैंडर्ड द्वारा सर्टिफाइड किया गया था. क्वेश्चन नंबर 41. Which of the following statements with regard to genetic medicines is are correct? First statement, genetic medicines correct compensate for the faulty genes responsible for diseases. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. जेनेटिक मेडिसिन्स फॉल्टी जीन्स को कंपनसेट करके डिसीजेस को ट्रीट करती हैं, ये स्टेटमेंट सही है. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एंजीनियर्ड viruses and lipid nanoparticles are used as the carriers of genetic medicines. इसका मतलब है वायरल वेक्टर्स इंजीनियर्ड वायरस जो होते हैं और लिपिड नैनो पार्टिकल्स LNPs को डिलीवरी कैरियर्स के रूप में यूज किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? जेनेटिक मेडिसिन्स अल्टर्स द एंटायर DNA सीक्वेंस. जेनेटिक मेडिसिन्स जो होती हैं वो पूरे DNA सीक्वेंस को चेंज करती हैं? नहीं, वो कुछ स्पेसिफिक टारगेट जीन्स पर काम करती हैं. तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा. इसका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा. ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with regard to the large language models LLMs used in machine learning is correct? First statement क्या है? LLMs assigns probabilities to the next possible words and then pick to one with the highest probability. इस स्टेटमेंट में बताया गया है LLMs large language models probability assign करते हैं और next word predict करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है.
सेकंड स्टेटमेंट क्या है? LLMs process data through mathematical optimizations to minimize prediction errors। स्टेटमेंट में बताया गया है ट्रेनिंग के टाइम मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशंस फंक्शन से एरर्स मिनिमाइज किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बताया गया है? LLMs प्रोड्यूस अनबेस्ड आउटपुट। LLM जो है वो अनबेस्ड आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि LLM अनबेस्ड आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ये ट्रेनिंग डेटा के अंदर मौजूद बेसिस को रिपीट कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा थर्ड। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द स्टील्थ टेक्नोलॉजी इज आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट, stealth objects have a very small radar cross section and are coated with the radar absorbing material। stealth ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका रेडार सेक्शन क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है और वो कोटेड होते हैं रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल से, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? stealth objects can be detected using specific frequencies। स्टील्थ ऑब्जेक्ट को हम स्पेसिफिक लो फ्रीक्वेंसीज रेडार बैंड जैसे VHF UHF से डिटेक्ट किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, स्टील्थ ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विद मेटा मटेरियल टू इंक्रीज द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मेटा मटेरियल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो ये भी सही है। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ब्लैक बॉक्सेस used in modern aircrafts is are correct? First statement, they carry a beacon emitting red light pulses to facilitate underwater detection। इस स्टेटमेंट में बताया गया है ब्लैक बॉक्स में अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन ULB होता है जो अल्ट्रासोनिक अकॉस्टिक साउंड पल्सेस भेजता है, रेड लाइट पल्सेस नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, दे रिकॉर्ड बोथ कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा। इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, देयर मेमोरी यूनिट्स आर मेड यूजिंग आइदर स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम। इसका आउटर केशिंग स्टेनलेस स्टील या फिर टाइटेनियम जैसे स्ट्रॉन्ग मेटल से बनता है ताकि क्रैश इम्पैक्ट झेल सके, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रीन हाइड्रोजन इज आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज decarbonized hydrogen obtained from natural gas reforming combined with carbon captured and storage CCS। इस स्टेटमेंट में बताया गया है नेचुरल गैस प्लस CCS से बनने वाली हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें बताया गया है ग्रीन हाइड्रोजन वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से बनती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स से आती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? नेचुरल ग्रीन हाइड्रोजन मिशंस ऑफ इंडिया एम्स फॉर abatement of nearly 50 mmts of annual greenhouse gas emissions by 2030। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एम 2030 तक 50 MMT मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करना है, तो ये स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट। अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 46, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with regard to involvement of private entities in India's space program. First statement, the Indian National Space Promotion and Authorization Center INSPACE is an autonomous agency formed to facilitate participation of private entities. फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है इन स्पेस प्राइवेट फर्म्स को स्पेस एक्टिविटी में प्रमोट करने के लिए एक ऑटोनॉमस एजेंसी है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइट यूजिंग 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। इसमें बताया गया है अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण रॉकेट लॉन्च किया जिसमें वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन था। सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, स्काई रूट एरोस्पेस हैज डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल फॉर GSLV। स्काई रूट एरोस्पेस डेवलप किया गया था लिक्विड फ्यूल GSLV के लिए, तो ये गलत है क्योंकि ये विक्रम S के लिए डेवलप किया गया था, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ड्रोन स्वॉर्म्स इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, दे यूज टेराहर्ट्ज बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी टू कम्युनिकेट विद द कमांड सेंटर। फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि स्वॉर्म ड्रोन्स जो होते हैं वो रेगुलर RF रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड यूज करते हैं। टेराहर्ट्ज बैंड्स लॉन्ग रेंज कंट्रोल के लिए अभी प्रैक्टिकल नहीं है, तो जो ये है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिविजुअल ड्रोन्स इन द सॉर्म कैन कम्युनिकेट विद अदर ड्रोन्स इन द सॉर्म। सॉर्म ड्रोन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं सेल्फ कोऑर्डिनेशन के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, GPS स्पूफिंग इज ए कॉमनली यूज्ड टेक्निक टू काउंटर ड्रोन सॉर्म अटैक। GPS स्पूफिंग एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्निक है ड्रोन सॉर्म को डिफीट करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो ये गलत है। ये इंडिया का अपना इंडिजीनियस इनिशिएटिव है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट में बताया गया है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा फंडेड है, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट्स प्राइमरी एम इज टू बिल्ड ए कैटलॉग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। स्टेटमेंट में बताया गया है इसका एम है 10,000 इंडियन जेनोम्स सीक्वेंस करके इंडियन पॉपुलेशन का जेनेटिक डाइवर्सिटी कैटलॉग बनाना। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द नेशनल क्वांटम मिशन NQM इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट्स एम एट डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विद 52,000 फिजिकल क्यूबिट्स। ये स्टेटमेंट सही है। इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि इसका नेशनल क्वांटम मिशन का टारगेट था 8 इयर्स पीरियड में 52,000 फिजिकल क्यूबिट्स वाले इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करना, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट्स इम्प्लीमेंटेशन includes setting up of 4 thematic hubs T-hubs in academic and national R&D institutes across India।
इसमें बताया गया है मिसोस के अंदर 4 थीमेटिक हब से अलग अलग प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में सेटअप किए जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इंडियाज डीप ओशियन मिशन इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडियाज डीप ओशियन मिशन लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। सेकंड स्टेटमेंट, मार्च से 6000 हैज बीन डिजाइंड टू कैरी 3 पीपल्स फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन। सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है मत्स्य जो है 6000 एक क्रीव्ड सबमर्सिबल है जो 3 लोगों को 6000 मीटर्स डेप्थ तक ले जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बताया गया है, समुद्रयान इज ए प्रोजेक्ट अंडर दिस मिशन। समुद्रयान जो है वो प्रोजेक्ट इस मिशन के अंदर है, तो ये सही है, समुद्रयान इसी मिशन के अंदर है। थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका सेकंड थर्ड बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, Mr. X, a senior officer, was overseeing a critical vaccination program during a pandemic. He found that a private service provider responsible for vaccine distribution was compromising on quality to make profits despite immense pressure to manage the issues due to vested interests. He raised his voice based on the principles of public administration, which he learned during various training programs attended across his career. He, report, he reported the issue to the appropriate vigilance authorities and halted contract to ensure citizens' welfare. Which one among the following principles of the public administration was most strongly demonstrated by the Mr. X's action? इसमें बताया गया है कि मिस्टर एक्स ने प्रेशर के बावजूद पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक्शन लिया, करप्शन के खिलाफ वेस्ट ब्लो किया और अथॉरिटी को रिपोर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट हल किया। ये अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट की सबसे बड़ी मिसाल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अकाउंटेबिलिटी। नंबर 52, इन ए मल्टी एथनिक district where both economic competition and historical grievances frequently led to community tensions. A flashpoint has arisen with the government decisions to allocate land for waste management facilities near a tribal hamlet, sparking protest by the tribal communities which claims that the land was sacred and critical to their cultural identity. At the same time, urban residents and local industries supported the project, citing served solid waste challenges and health concerns due to the lack of proper disposal site. The conflict has escalated with road blockades, social media campaigns, and allegations of the police access. As a responsible government official, you are tasked with the resolving situation throughout mediations, ensuring a sustainable outcomes that balance the environmental needs, tribal rights, and urban public health. Consider the statements with the references to the above. सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। इस केस स्टडी में बताया गया है कि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन दे रहा है ये क्वेश्चन,
गवर्नमेंट वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज बनाना चाहती है, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज अपोज कर रही हैं क्योंकि उनके लिए ये लैंड कल्चरली इम्पोर्टेंट है। तो साथ ही अर्बन रेसिडेंट्स इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से प्रैक्टिकल स्टेप और कौन कौन से बैलेंस्ड स्टेप लेने चाहिए हमें। फर्स्ट में बताता है, its successful conflict resolution process must begin with acknowledging the cultural concerns of the protesting tribal community before discussing technical alternatives। इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि सबसे पहले ट्राइबल कम्युनिटीज की कल्चर कंसर्न्स को एक्नॉलेज करके उनसे डिस्कशन करना चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है, द गवर्नमेंट शुड मूव अहेड विद द प्रोजेक्ट विदाउट डिले टू एड्रेस अर्बन हेल्थ कंसर्न्स विद आउटवेट द सेंटिमेंट्स ऑफ द स्मॉल ग्रुप्स। इस स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को बिना डिले किए प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर देना चाहिए। ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम्स है क्योंकि ट्राइबल राइट्स और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को इग्नोर कर रहा है, इसलिए गलत है। सेकंड स्टेटमेंट नहीं बैलेंस्ड है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, क्रिएटिंग ए मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग ट्राइबल लीडर्स, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स एंड म्युनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव्स टू बिल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प डी-एस्केलेट टेंशंस। इस स्टेटमेंट में बताया गया है, ट्राइबल लीडर्स, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स और म्युनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लेकर डायलॉग करना चाहिए। इससे कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, इसलिए स्टेटमेंट सही है। ए बैलेंस्ड स्टेटमेंट है और एक प्रैक्टिकल स्टेटमेंट के हिसाब तरह है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, कंडक्टिंग एन इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटली एंड द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ESIA and the sharing finding transparently with both sides to facilitate evidence based decisions making। इस स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए और फाइंडिंग और ट्रांसपेरेंसी शेयर करना चाहिए, एविडेंस बेस्ड डिसीजंस मेकिंग को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है, फोर्थ स्टेटमेंट। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट नहीं सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो इसका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन 53, मिस एक्स इज ए मिड लेवल सिविल सर्विस ऑफिशियल वर्किंग इन द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए मेजर सिटी। Recently, she was involved in approving a contract for a public infrastructure project, a new community park. During the approvals process, she received a piece of the confidential information indicating that one of the shortlist contractor had a history of poor workmanship and allegations of corruption in other cities. Though nothing had been legally proven, the head of the department, Mr. Y, advised her not to disclose this information to the project committees or the public because it could delay the project and damage the city's reputation. However, Ms. X believed that withholding such information compromised transparency and the public trust। इसमें बताया गया है कि एक सिविल सर्वेंट है जिसके पास एक शॉर्ट लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट करप्शन और पुअर वर्कमैनशिप की इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन ध्यान रखें एलिगेशंस लीगली प्रूव नहीं हुए हैं। अब इसमें देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया गया, इमीडिएटली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू द प्रोजेक्ट कमिटीज एंड द पब्लिक। हमें क्या करना चाहिए इसमें देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली पब्लिक के सामने डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि एलिगेशंस वेरीफाइड नहीं है और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी है।
तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, रिकमेंडेड रिमूविंग द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द शॉर्टलिस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रोजेक्ट्स इंटीग्रिटी। सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है सिर्फ एलिगेशन के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्टर को शॉर्टलिस्ट से रिमूव कर देना भी सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रॉपर प्रोसेस जरूरी है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट में बताया गया है proposed a limited disclosures to an oversight committee while keeping the information confidential from the public for the time being। थर्ड स्टेटमेंट में बताया गया है कि इंफॉर्मेशन को अप्रोप्रिएट ओवरसाइट कमेटी के साथ लिमिटेड बेसिस पर शेयर करना, लेकिन फिलहाल पब्लिक के कॉन्फिडेंशियल रखना, ये बैलेंस अप्रोच है। इससे इंफॉर्मेशन सप्रेस भी नहीं होती और अनवेरीफाइड एलिगेशंस पब्लिक में भी नहीं जाते। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में ओनली थर्ड स्टेटमेंट है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। Question number 54. X was addressing a seminar on the meaning of the term law as provided under Article 13, Part 3rd of the Constitution of India. X explained that the meaning of the term law in the Constitution of India was very comprehensive. It included ordinances, orders, and even rules and regulations. Y pointed out that the term law in Article 13 also included customs or uses having in the territory of India the force of law, to which X was not convinced. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि आर्टिकल 30 के लॉ के मीनिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन में X और Y के दो व्यूज़ दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा व्यू करेक्ट है। सबसे पहले X का व्यू है कि X कहता है आर्टिकल 13 में लॉ का मीनिंग काफ़ी ब्रॉड है, इसमें ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बाय लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस इंक्लूडेड हैं। लेकिन X के अकॉर्डिंग कस्टम या यूसेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इंक्लूडेड नहीं है, बट Y के अकॉर्डिंग इंक्लूडेड है। Y के अकॉर्डिंग इंक्लूडेड है, इसमें कस्टम या यूजर्स हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ वॉज इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू द वाई। सो अब इसमें बताना है कि हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन ए में बताया गया है एक्स इज करेक्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इंक्लूडिंग द व्यूज ऑन नॉन इंक्लूजन ऑफ द कस्टम। एक्स करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्स गलत है, इसलिए इसको हटा दिया जाएगा। ये ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्या बताया गया है, द व्यू ऑफ द वाई दैट लॉ इंक्लूडेड कस्टम इज़ नॉट करेक्ट। जो वाई में बताया गया है कि इसमें बता रहा है कि क्वेश्चन में बताया गया था कि वाई का व्यू है कि कस्टम्स जो है इंक्लूडेड हैं, बट इसमें नहीं बता रहा है। इसमें बोल रहा है कि द व्यू ऑफ वाई डैट द लॉ इंक्लूडेड कस्टम इज़ नॉट करेक्ट, ये व्यू गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या बताया गया है, द व्यू बोथ एक्स एंड वाई करेक्ट, दोनों के व्यूज़ गलत हैं, तो एक्स का व्यू गलत है लेकिन वाई का सही है, तो ये भी थर्ड भी गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या है, द व्यू ऑफ ओनली वाई इज़ करेक्ट, सिर्फ वाई का व्यू सही है, तो जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी ऑफिशियली कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई आर्टिकल नहीं है जो स्पेसिफिकली बताता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आर्टिकल 393 में कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज दैट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टैंड रिपील्ड। सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिपील करता है।
ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि आर्टिकल 395 में इन दोनों आर्टिकल्स को रिपील, आर्टिकल 395 जो है वो इन दोनों आर्टिकल्स को रिपील करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशंस 26 जनवरी 1950 एज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है जो 26 जनवरी 1952 को कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की डेट मेंशन करता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आर्टिकल 394 कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से रिलेटेड है। इसमें 26 जनवरी 1950 का रेफरेंस भी है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में बताया गया है ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या तीनों स्टेटमेंट सही हैं? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। बी ऑप्शन देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं, ऑप्शन स्टेटमेंट ऊपर कोई भी नहीं करेक्ट है। तो बी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, which of the following statements with regard to the persons with disabilities in India is are correct? इसमें बताया गया है, इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे persons with disabilities मतलब दिव्यांग लोगों से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। The right of the persons with disabilities act passed by the Parliament of India in 2018 mandates reservation in education and employment, places a legal duty on governments to ensure accessibility एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट पार्लियामेंट ने 2018 में पास किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पार्लियामेंट ने इसको 2016 में पास किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। सेकंड स्टेटमेंट, द सुगम्य भारत अभियान फोकसेस ऑन अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अक्रॉस 3 की डोमेन्स, built infrastructure, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें बताया गया है, ये जो स्टेटमेंट है सुगम भारत अभियान के बारे में है। ये इनिशिएटिव पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए है, उनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए, एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करने पर फोकस करता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NDFDC is a public sector organization set up by the Ministry of Corporate Affairs as a not-for-profit company to promote entrepreneurship among the persons with disabilities। थर्ड स्टेटमेंट में बताया गया है कि नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NDFDC ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने स्टैब्लिश किया था। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्टैब्लिश किया था। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट था, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में ओनली सेकंड, तो ओनली सेकंड करेक्ट था, इसकी वजह से इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about the provisions pertaining to the scheduled caste and scheduled tribes in the India। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आर गिवन इन द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम ये जो स्टेट्स हैं इनकी स्पेसिफाइड ट्राइबल एरिया मेंशन है 5th शेड्यूल में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि वो 5th शेड्यूल में नहीं 6th शेड्यूल में मेंशन है। 5th शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए मेंशन है और 6th शेड्यूल में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के लिए मेंशन है।
सेकंड स्टेटमेंट क्या है? Some tribals of the India are entitled to the exemption from paying income tax on certain incomes. सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि इंडिया के कुछ ट्राइब्स को सर्टेन इनकम्स पर इनकम टैक्स पे करने से एग्जाम्पशन मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? The Constitution of India provides for reservation of seats in panchayats for women belonging to the scheduled caste and scheduled tribes. थर्ड स्टेटमेंट में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंगिंग वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि अंडर आर्टिकल 243D पंचायत में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग सीट्स रिजर्वेशन एससी और एसटी वुमेन्स के लिए। अब स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? देयर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट्स दैट इंक्लूडेड स्टेटमेंट सेकंड। इसमें बताया गया है कि दो स्टेटमेंट सही हैं, उसमें एक स्टेटमेंट सेकंड भी है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है और दो स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में क्या, ऑप्शन बी में क्या बताया गया है? देयर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट 1 and 3, ये गलत हो गया, सी वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है, इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। Number 58. Consider the following statements in respect of questions asked by the members in the Parliament of India. First statement, unsteered questions are those to which a member desires an oral answer in the House. इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिनके लिए मेंबर्स हाउस में ओरल आंसर चाहता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस का आंसर रिटन फॉर्म में दिया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेयर्ड क्वेश्चंस आर दोज टू विच ए मेंबर्स डिज़ायर ए रिटन आंसर। स्टेयर्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके लिए मेंबर्स रिटन आंसर चाहता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रिटन आंसर अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस के लिए मिलता है और स्टेयर्ड क्वेश्चन के लिए ओरल आंसर चाहिए होता है, और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन एन अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस में। अनस्टेयर्ड क्वेश्चन रिटन होता है, इसकी वजह से इसमें रिटन आंसर दिया जाता है, इसकी वजह से इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है? देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स दैट इंक्लूडेड स्टेटमेंट सेकंड। इसमें बताया गया ऑप्शन बी में कि 2 स्टेटमेंट सही हैं, उसमें एक है सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी में क्या बताया गया है? देयर इज़ ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट। सिर्फ एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। डी वाला भी रॉन्ग है, देयर इज़ नो करेक्ट स्टेटमेंट, तो डी वाला। नंबर 59. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about the Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes of the Parliament of India. First statement. Although members of this committees are elected from both houses of the Parliament, the chairperson of this committee is appointed by the chairman of Rajya Sabha. फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि कमेटी के मेंबर्स दोनों हाउसेस से इलेक्ट होते हैं, लेकिन कमेटी का चेयरपर्सन राज्यसभा के चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो सही है कि कमेटी के मेंबर्स दोनों हाउसेस से इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन इसका सेकंड पार्ट गलत है, क्योंकि कमेटी का चेयरपर्सन जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं अपॉइंट करता है, लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द राज्यसभा एंड 10 मेंबर्स बाय द लोकसभा। सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि कमेटी में 20 मेंबर्स राज्यसभा से और 10 मेंबर्स लोकसभा से इलेक्ट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कमेटी में 20 मेंबर्स लोकसभा से इलेक्ट किए जाते हैं और 10 मेंबर्स राज्यसभा से। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसमें उल्टा बताया गया है।
थर्ड स्टेटमेंट क्या है? नो मिनिस्टर्स एक्सेप्ट फॉर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज एलिजिबल टू बी ए मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी। थर्ड स्टेटमेंट में बताया गया है कि यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को छोड़कर कोई मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर्स नहीं बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिस्टर्स जनरली कमेटी के मेंबर्स नहीं होते हैं और मिनिस्टर्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी कमेटी का मेंबर्स नहीं हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स टर्म ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट दे इंटर्स देयर ऑफिस। फोर्थ स्टेटमेंट में बताया गया है कि मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फिक्स टर्म के लिए, 2 साल के लिए, जब वो ऑफिस में एंटर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कमेटी सिर्फ 1 साल के लिए होती है। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? देयर आर 4 करेक्ट स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ये ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि चारों स्टेटमेंट गलत हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? देयर इज़ ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी सही नहीं है। डी ऑप्शन है, देयर इज़ नो करेक्ट स्टेटमेंट। डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि इसमें एक भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about Mission Sudarshan Chakra of India. First statement, it aims to enhance India's air defense, ballistics missile defense and aerial offensive capabilities. फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि इसका एम, मिशन सुदर्शन चक्र ऑफ इंडिया का एम है इंडिया की एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस और एरियल ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? दिस मिशन इज़ बीइंग डिज़ाइन टू इन्हांस रैपिड, प्रिसाइज एंड पावरफुल डिफेंस रिस्पॉन्सेज, रीइंफोर्सिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है मिशन सुदर्शन चक्र रैपिड, प्रिसाइज और पावरफुल डिफेंस रिस्पॉन्स को इन्हांस करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है और इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है। सेकंड स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? वन ऑफ द एम्स ऑफ दिस मिशन इज़ टू कवर ऑल पब्लिक प्लेसेस ऑफ इंडिया बाय एन एक्सपेंडेड नेशन वाइड सिक्योरिटी सील्ड्स बाय 2035। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है कि मिशन का एम 2035 तक इंडिया के हर विलेज को कवर करने वाला एक्सपेंडेड नेशन वाइड सिक्योरिटी सील्ड बनाना है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसका गलत है। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। फर्स्ट एंड सेकंड सिर्फ सही है, इसके वजह से इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर ब्रिजेस कनेक्टिंग इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज। फर्स्ट स्टेटमेंट, मैत्री सेतु built over फैनी रिवर्स कनेक्ट रामगढ़ इन इंडिया विद सबरूम इन बांग्लादेश। फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है कि मैत्री सेतु जो है वो फैनी रिवर पर बना हुआ है और रामगढ़ इन इंडिया को सबरूम इन बांग्लादेश से कनेक्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रामगढ़ बांग्लादेश में है और सबरूम इंडिया में है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स इंडिया विद म्यांमार। झूला घाट सस्पेंशन जो है वो कनेक्ट करता है इंडिया को म्यांमार से। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि झूला घाट इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर है, म्यांमार के बॉर्डर पर नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? मेची ब्रिज एंड इट्स अप्रोचेस कनेक्ट पानी टंकी बाईपास इन इंडिया विद काकरवित्ताज इन नेपाल। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बताया गया है कि मेची ब्रिज और उसके अप्रोचेस इंडिया के पानी टंकी बाईपास को नेपाल के कक्करभिट्टा से कनेक्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट सही है थर्ड। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। ओनली थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 62, which of the following statements about a zero first information report 0 FIR
अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ए जीरो FIR कैन बी लॉज्ड at a police station even through the place of commissions of a cognizable and non-cognizable offense is outside the territorial jurisdiction of that police station। फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है कि जीरो FIR पुलिस स्टेशन में लॉग हो सकती है, चाहे कॉग्निजेबल हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जगह उस पुलिस स्टेशन की टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में ना हो। ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जीरो FIR का कॉन्सेप्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, नॉन कॉग्निजेबल से नहीं रिलेटेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल भी है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशंस वेयर ए जीरो FIR हैज बीन लॉग्ड में with the permission of the competent authority initiative a preliminary inquiry। सेकंड स्टेटमेंट बताया गया है जिस पुलिस स्टेशन में जीरो FIR लॉग हुई है उस ऑफिसर्स इन चार्ज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। अंडर BNSS में सर्टेन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस स्पेशली जहां पनिश 3 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा या फिर 7 इयर्स से कम हो, उनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के प्रोविजंस हैं और प्रिस्क्राइब्ड परमिशन रिक्वायर होती है। सेकंड स्टेटमेंट सही है इसका। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, अंडर जीरो FIR इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द इन्फॉर्मेंट टू फर्निश इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है कि जीरो FIR के अंडर इन्फॉर्मेंट के लिए इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना कंपलसरी है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली दी जा सकती है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली मोड कंपलसरी नहीं होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नंबर 63, with reference to the organizations under the government of India considered the following details। फर्स्ट रो में बताया गया है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में, CEIB। इसका फंक्शन क्या है? टू कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर बताया गया है रो 1 में। तो रो 1 में बताया गया है कि इसका रोल है, CEIB का रोल है वेरियस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बीच कोऑर्डिनेशन करना। इसका फंक्शन करेक्ट है, बट इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री गलत है, क्योंकि ये CEIB मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, तो ये पूरी रो गलत हो जाएगी। अब सेकंड रो देखते हैं। सेकंड रो में क्या बताया गया है? सेकंड रो, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO के बारे में बताया गया है। इसका फंक्शन है टू इन्वेस्टिगेट कॉम्प्लेक्स कॉरपोरेट फ्रॉड्स। इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। तो सेकंड में इसका फंक्शन है सीरियस कॉरपोरेट फ्रॉड्स की इन्वेस्टिगेशन करना। इसका फंक्शन सही है, बट इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताया गया है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है, तो सेकंड रो भी गलत हो जाएगी। थर्ड रो में क्या बताया गया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के बारे में बताया गया है। इसका फंक्शन क्या है? टू प्रिजर्व वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ एंड इंश्योर द हेल्थ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर बताया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ये रो सही है। इसमें बताया गया है CBI का स्टेटेड मैंडेट पब्लिक लाइफ में वैल्यूज प्रिजर्व करना है और नेशनल इकोनॉमिक की हेल्थ इंश्योर करना है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के थ्रू है। तो इसमें सिर्फ एक ही रो करेक्ट है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। इन हाउ मैनी ऑफ द अबव रोज आर द गिवन डिटेल्स करेक्टली मैच। कितनी रो करेक्टली मैच है? तो सिर्फ ओनली 1 रो करेक्टली मैच है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64,
Which of the following international conventions have not been ratified by India? First, Employment Policies Convention. एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज कन्वेक्शन जो है वो रेटिफाइड है। इंडिया ने ILO एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज कन्वेक्शन 1964 नंबर 122 को 17 नवंबर 1998 को रेटिफाई किया था। तो फर्स्ट वाला जो है वो रेटिफाइड है। सेकंड वाला देखते हैं, एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेक्शन। एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेक्शन भी रेटिफाइड है। इसको 18 में 2000 को रेटिफाई किया था इंडिया ने। थर्ड वाला, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट्स वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, ये रेटिफाइड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, थर्ड वाला, क्योंकि इसमें नॉन रेटिफाइड पूछा गया है, तो थर्ड वाला करेक्ट है। फोर्थ वाला देखते हैं, जेनेवा कन्वेंशन रिलेटिव टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन्स इन टाइम ऑफ वॉर। फोर्थ वाला जो है वो रेटिफाइड है। इसको 9 नवंबर 1950 को रेटिफाई किया था इंडिया ने। और फिफ्थ वाला देखते हैं, कन्वेक्शन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेलनेस, ये नॉन रेटिफाइड है। तो फिफ्थ वाला भी सही हो गया। इसको ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 2 and 4, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 3 and 5, ऑप्शन डी 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें है ही नहीं, और यूपीएससी ने भी इसको मतलब इसमें करेक्ट आंसर नहीं दिया गया था, तो इसके नंबर सबको मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 and 5, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 65. Consider the following statement with respect to the AI Impact Summit 2026 held in New Delhi. First statement क्या है? The summit's intellectual framework was based on three fundamental foundational truths: people, planning and progress. फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है, समिट का इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क 3 फाउंडेशनल ट्रूथ्स पर है, पीपल, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस पर बेस्ड था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द प्रियम्बल ऑफ द समिट ऑफ स्ट्रेस democratizing AI resources, which acknowledges the character for the democratic diffusions of AI as a binding framework to support locally relevant innovations and strengthen resilient AI ecosystems while respecting national laws. सेकंड स्टेटमेंट बताया गया है कि कैरेक्टर्स फॉर डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ AI एक बाइंडिंग फ्रेमवर्क था। यहाँ भी बाइंडिंग वर्ड ट्रैप में है, तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन में इसे वॉलेंट्री एंड नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क कहा गया है। इसका पर्पस AI रिसोर्सेज तक एक्सेस बढ़ाना, लोकली रिलेवेंट इनोवेशन सपोर्ट करना और रेसिलेंट AI इकोसिस्टम स्ट्रेंथ करना है, वाइल रिस्पेक्टिंग नेशनल लॉज। ये जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन AI impact was structured around 7 chakras pillars, which included access for social empowerment, AI for science, and secure and trusted AI. थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें बताया गया है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन AI impact को 7 चक्रास या फिर पिलर्स के अराउंड स्ट्रक्चर किया गया था, जिसमें एक्सेस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, AI फॉर साइंस, सिक्योर एंड ट्रस्टेड AI इंक्लूडेड थे। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ऑफिशियल PIB डिक्लेयर्ड 7 चक्रास एंड पिलर्स कंफर्म करता है, PIB में बताया गया है ऑफिशियल। तो ये जो थर्ड है, थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन डी थर्ड ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सिर्फ थर्ड ही सही है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स is are part of
cooperations between India and the Asian members countries. First, the Kaladan multimodal transport project. Second, IMT trilateral highway. थर्ड, अगरतला अखूरा रेल लाइन। इसमें बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कालदान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये सही है। ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया और म्यांमार को कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। वो स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट IMT ट्राइलेटरल हाईवे। IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड, यह हाईवे इंडिया को म्यांमार और थाईलैंड से कनेक्ट करता है। म्यांमार और थाईलैंड दोनों एशियन मेंबर्स हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है सेकंड वाला। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बताया गया है? अगरतला एंड अखूरा रेल लाइन, यह रेलवे प्रोजेक्ट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, तो ये गलत है। बांग्लादेश एशियन मेंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस हैं 1 एंड 2, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ही सिर्फ सही है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें मैच करना है प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय इंडिया और कंट्री, कौन से कंट्री से। तो इसमें फर्स्ट है मगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और इधर मालदीव सामने है, और सेकंड इधर है रेस्टोरेशन ऑफ स्टोर्स पैलेस, थर्ड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट डिक्योया। तो इसमें करेक्टली हम मैच करते हैं, कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है? ए वाला जो है मैंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये भूटान का है, तो इसका फर्स्ट वाले का थर्ड हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ स्टोर पैलेस, रिस्टोरेशन ऑफ स्टोर पैलेस जो है ये अफगानिस्तान का है, तो सेकंड वाला सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट द डिकोया, ये है श्रीलंका का, ये फोर्थ में हो जाएगा। डी वाला जो है इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज, ये मालदीव्स का है, तो इसमें करेक्टली मैच करते हैं। फर्स्ट वाला जो है थर्ड का है, तो इसमें ऑप्शंस में देखते हैं फर्स्ट वाला थर्ड किस में है, दो ऑप्शंस में बी एंड सी में दो में है। सेकंड वाला किसका है? सेकंड वाला सेकंड का है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, which of the following items of the defense hardware is are manufactured in India? First, Su-30s MKI fighter jet, ये सही है। Su-30 MKI रशियन ओरिजिन फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के थ्रू टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर अरेंजमेंट के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया है। इम्पोर्टेंट के व्यूज, यूपीएससी के इम्पोर्टेंट पॉइंट के व्यू से देखेंगे तो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया का मतलब है हमेशा कंप्लीटली इंडियन डिजाइन नहीं होता है, लाइसेंस प्रोडक्शंस भी मैन्युफैक्चर्ड है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। T90 MK3 टैंक्स, T90 MK3 टैंक्स भी करेक्ट है। और इसमें क्या बताया गया है? T90 टैंक्स जो है इंडिया में लाइसेंस्ड प्रोडक्शंस के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। इंडियन सर्विसेज में T90 को भीष्मा नाम से भी जाना जाता है। और प्रोडक्शंस हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री HVF अवार्डीज तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। नाउ अंडर द आर्मर्ड व्हीकल्स निगम्स लिमिटेड AVNL के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड सही है। थर्ड में देखते क्या बताया गया है। अकुलास क्लास
सबमरीन जो है उसके बारे में बताया गया। अकुला क्लास सबमरीन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अकुला क्लास न्यूक्लियस पावर्ड अटैक सबमरीन रसिया में डिजाइन हुई है। इंडिया ने अकुला क्लास सबमरीन को ऑपरेट किया है, जैसे आईएनएस चक्र, लेकिन इंडिया में अकुला क्लास सबमरीन मैन्युफैक्चर नहीं हुई है। मतलब ये जो थर्ड वाली है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हुई है। फर्स्ट एंड सेकंड इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हुई है। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में फर्स्ट एंड सेकंड ओनली है। Number 69. Consider the following statements about the platforms for multilateral cooperation. First, the Colombo process is a regional consultative process in which member states taking binding decisions by consensus. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग डिसीजंस बताया गया है, बट जो वो होते हैं नॉन बाइंडिंग नेचर के होते हैं। कोलंबो प्रोसेस में डिसीजंस वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग नेचर के होते हैं, बट इसमें बाइंडिंग डिसीजंस बताया गया है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द अबू धाबी डायलॉग इज वॉलेंट्रीज नॉन बाइंडिंग कंसल्टेटिव प्रोसेस among Asian countries of labor origins and designation to facilitate regional cooperations on contractual labor mobility. सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि अबू धाबी डायलॉग ADD एक वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग कंसल्टेटिव प्रोसेस है। इसका फोकस मेनली एशियन लेबर्स ओरिजिन कंट्रीज, लेबर डेस्टिनेशन कंट्रीज, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मोबिलिटी, सेफ एंड ऑर्डरली माइग्रेशन पर कॉपरेशन बढ़ाना है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बताया गया है? द ग्लोबल फोरम्स फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट created upon the proposals of former UN Secretaries General is a voluntary forum whose decisions are not binding in nature. थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है कि ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट GFMDs माइग्रेशन और डेवलपमेंट के रिलेशनशिप पर डिस्कशन का वॉलेंट्रीज इनफॉर्मल और नॉन बाइंडिंग फोरम है। इसकी ओरिजिन 2006 में हुई थी। 2006 के UN हाई लेवल डायलॉग ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट से जुड़ी है, जहां फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल कोफी अनन ने प्रपोजल दिया था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड एंड थर्ड सही है। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए में बताया गया है 1, 2 एंड 3। बी ऑप्शन में 1 एंड 3 ओनली। सी ऑप्शन में सेकंड एंड थर्ड ओनली। डी ऑप्शन में 2 सेकंड ओनली। तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। कंसिडर द फॉलोइंग UN ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एजेंसीज। फर्स्ट क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सेकंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। थर्ड यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रेफ्यूजीज। फोर्थ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मेनी ऑफ द अबोव हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ट्वाइस। कितने ऑर्गेनाइजेशन ऊपर हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सिर्फ एक ही बार मिला है 2020 में। इसको सिर्फ एक ही बार मिला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में मिला था। और फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड को 1965 में मिला था, सिर्फ एक ही बार। और फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रेफ्यूजीज को 2 बार मिल चुका है। एक बार मिला उसको 1954 में थर्ड वाले को, और एक बार मिला है 1981 में। तो इसको 2 बार मिला है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रेफ्यूजीज को 2 बार मिल चुका है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी एक ही बार नोबेल प्राइज मिला है 1969 में। तो इसमें पूछा गया था कि 2 बार कौन से ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो सिर्फ एक ही है ऊपर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज।
सिर्फ इसको ही 2 बार मिला है, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें मैच करना है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन से, पीरियड ऑफ ऑपरेशन से मैच करना है। इसमें फर्स्ट है UNMIL, इसको मैच करना है इधर पीरियड ऑफ ऑपरेशन से। फिर सेकंड क्या है, MINURCAT, अब इसको हम मैच करते हैं करेक्ट ऑप्शन से। फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, इसका पीरियड जो है थर्ड वाले से मैच होगा, थर्ड वाले से। ये 2003 से 2018 के बीच का इसका पीरियड है। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले में MINURCAT, इसका जो टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ ऑपरेशंस मतलब 2007 से लेके 2010 तक है। और थर्ड वाले का है 2004 से लेके 2017 तक। और इसका है सेकंड वाले में, तो इसका अब देखते हैं क्या होगा। 27 का फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का फर्स्ट है, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें मैच करना है करेक्ट आंसर से। फर्स्ट लिस्ट में है बिम्स्टेक सेंटर या फिर स्टैब्लिशमेंट का, और सेकंड लिस्ट में है लोकेशंस का। ए बिम्स्टेक कल्चरल इंडस्ट्रीज ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, ये है थिम्पू भूटान में। सेकंड क्या पूछा गया है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ पे है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बेंगलुरु में है, इंडिया। सी बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट कहाँ पे है, नोएडा, इंडिया में। फोर्थ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर फैसिलिटीज कहाँ पे है, कोलंबो, श्रीलंका में। इसका करेक्टली मैच्ड ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। ए का 4, बी का सेकंड, ए का 4, बी का सेकंड, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो बिम्स्टेक है, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजीज एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997 में, और इसका इनिशियल नेम था BISTs EC। और इसमें पहले फाउंडिंग मेंबर्स जो थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड थे। बाद में म्यांमार भी इसमें ज्वाइन हो गया था 1997 में। नेपाल एंड भूटान जो है ज्वाइन हुए थे 2004 में। अब टोटल मेंबर्स इस टाइम पे 7 हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें पूछा गया है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। इंडियन आर्मी कॉर्प्स एक तरफ दी गई है, एक तरफ हेडक्वार्टर्स। ऑप्शन ए 3 कॉर्प्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दीमापुर में, तो ये करेक्ट है। 3 कॉर्प्स का हेडक्वार्टर दीमापुर, नागालैंड में है। ऑप्शन बी 4 कॉर्प्स के बारे में बताया गया, 4 कॉर्प्स का बताया गया है तेजपुर में इसका हेडक्वार्टर, ये भी करेक्ट है। 4 कॉर्प्स का हेडक्वार्टर तेजपुर, आसाम में है। 14 कॉर्प्स का लेह में है, तो इसका भी सही है। 14 कॉर्प्स का हेडक्वार्टर लेह, लद्दाख में है। ऑप्शन डी में बताया गया है 33 कॉर्प्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, श्रीनगर में, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है सुकना नियर सिलगुड़ी, वेस्ट बंगाल में है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर्मी कॉर्प्स एक लार्ज ऑपरेशनल फॉर्मेशंस होती हैं। कॉर्प्स के अंदर मल्टी डिविजन्स फॉर्मेशंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिस्पेक्ट टू द रिवाम्पेड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA आर करेक्ट। इसमें बताया गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है।
फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि द पीरियड ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक है। तो ये जो है स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, क्योंकि आरजीएसए का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2026 तक है। तो इसमें सिर्फ इनकरेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे जो 21 दिया गया है यहाँ पे इनकरेक्ट है। यहाँ पे 22 होना चाहिए, अगर 22 होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बताया गया है, द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेवम पेड RGSAs is to develop the governance capabilities of the Panchayati Raj institutes to deliver on the sustainable development goals। सेकेंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव्स पंचायती राज इंस्टीट्यूट की गवर्नेंस कैपेसिटी डेवलपमेंट करना प्लस SDGs अचीव करना। सेकेंड स्टेटमेंट में ये बताया गया है, तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका फोकस मेनली पंचायती राज इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथ करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ग्रॉस रूट्स लेवल पर लोकलाइज करना है। तो ये स्टेटमेंट सही है सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट क्या बताया गया, द शेयर ऑफ द सेंट्रल फंडिंग फॉर द रिवाम्प्ड RGSAs इज 100% फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है कि फंडिंग पैटर्न जिसका जनरली इज नॉर्मल स्टेट 60:40 है और इसका एनी नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स प्लस जम्मू एंड कश्मीर का 90:10 है एंड अदर यूटीज का 100% सेंट्रल शेयर है। इसलिए ऑल स्टेट्स प्लस यूटी का 100% बोलना रॉन्ग है। जो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। तो इसमें पूछा गया है सेलेक्ट द आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें पूछा गया है कौन सा सही होगा, सिर्फ सेकंड वाला सही था, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। RGSA का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर आती है और ये अप्रूव कब हुई थी ये स्कीम 2022 में। इसका टाइम पीरियड क्या था 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2026 तक। इसका मेन फोकस है पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स पर, कैपेबिलिटीज बिल्डिंग पर, ट्रेनिंग ई पंचायत पर, मेनली इसका बता रहे हैं, और ग्राम पंचायत स्ट्रेंथनिंग पर, लोकलाइजेशन ऑफ STs पर इसका फोकस है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसमें पूछा गया है यूरोपियन यूनियन की कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं। फर्स्ट बेलारस, सेकंड पोलैंड, थर्ड जर्मनी, फोर्थ स्विट्जरलैंड। तो इसमें जो यूरोपियन यूनियंस के मेंबर्स हैं वो बेलारस नहीं है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड जो है पोलैंड वो है, थर्ड जर्मनी भी है और स्विट्जरलैंड भी नहीं है। सेकंड एंड थर्ड सिर्फ सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पोलैंड जर्मनी EU के मेंबर्स हैं, बेलारस नहीं है, स्विट्जरलैंड भी नहीं है। 26, match list first with the list second and select the answers using the code given below the list। फर्स्ट लिस्ट में दिया गया है एंटर पोल नोटिस, सेकंड में डिस्क्रिप्शंस। फर्स्ट क्या है ए का सिल्वर नोटिस, इसका करेक्टली मैच करना है। सिल्वर नोटिस का होगा फोर्थ में टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेस क्रिमिनल एसेट्स। फर्स्ट का ए का फोर्थ हो जाएगा। बी में ब्लू नोटिस दिया गया है, ब्लू नोटिस किसका होगा सेकंड का ही होगा। टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशंस और एक्टिविटीज इन रिलेशन टू ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। थर्ड में ब्लैक नोटिस दी गई है,
ब्लैक नोटिस फर्स्ट से करेक्टली मैच होगी। टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज एंड फोर्थ है डी का ग्रीन नोटिस मैच होगा थर्ड से। टू प्रोवाइड वार्निंग अबाउट ए पर्सन्स क्रिमिनल एक्टिविटीज वेयर द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी ए पॉसिबल थ्रेट पब्लिक सेफ्टी। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट का फोर्थ में मैच हो रहा था, बी का सेकंड में, सी का फर्स्ट में, डी का थर्ड में। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशंस to Nirantar's National Institute for Research and Application of Natural Resources to transforms, adapt and build resilience, a platform of institutions under the Ministry of Environment, Forest and the Climate Change are correct। इसमें स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत सही है, कौन सा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ecosystem surveys and analysis is a vertical under this platform, the lead institute of which is Botanical Surveys of India's Kolkata। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताया गया है? फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है कि इकोसिस्टम एंड एनालिसिस वर्टिकल्स का लीड इंस्टीट्यूट है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट्स का है करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बताया गया है? सेकंड स्टेटमेंट है रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज इज ए वर्टिकल under this platforms, the leads institute of which is Central Zoo Authorities, New Delhi। सेकंड स्टेटमेंट जो है रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज का लीड इंस्टीट्यूट सेंट्रल जू अथॉरिटी नहीं है। इसका जो सेकंड होगा, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द कैपेसिटी डेवलपमेंट सपोर्ट इज ए वर्टिकल अंडर दिस प्लेटफॉर्म, द लीड इंस्टीट्यूट ऑफ विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। थर्ड स्टेटमेंट जो है कैपेसिटी डेवलपमेंट सपोर्ट का लीड इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM भोपाल में ही है। ये करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड सिर्फ करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द चांसलर्स ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी विजिटेड इंडिया इन जनवरी 2026। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट इन द टर्म्स ऑफ आउटकम विजिट ऑफ दिस विजिटेड। फर्स्ट जो है इसमें बताया गया सिंगिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड द यूनिवर्सिटीज ऑफ हैम्बर्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसमें बताया गया है, क्वेश्चन में ऑल इंडियाज इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद प्लस यूनिवर्सिटीज ऑफ हैम्बर्ग दिया गया है। एक्चुअल आउटकम्स में MOU ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेद प्लस चाराइट यूनिवर्सिटीज जर्मनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी हैम्बर्ग की यूनिवर्सिटी बताई गई है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सिंगिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन यूथ हॉकीज डेवलपमेंट बिटवीन हॉकी इंडियाज एंड द जर्मन हॉकी फेडरेशन। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, हॉकी इंडिया प्लस जर्मन हॉकी फेडरेशन के बीच में यूथ हॉकीज डेवलपमेंट MOU में हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बायलैटरल डायलॉग मैकेनिज्म ऑन द इंडो पैसिफिक। थर्ड स्टेटमेंट क्या बताया गया? बायलैटरल डायलॉग मैकेनिज्म ऑन इंडो पैसिफिक एस्टैब्लिश करने की एक अनाउंसमेंट हुई थी। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? इसमें बताया गया ओपनिंग ऑफ एन ऑनरेरीज कॉन्सुल्स ऑफ द जर्मनी इन लखनऊ। फोर्थ स्टेटमेंट बताया गया है कि जर्मनी का ऑनरेरीज कॉन्सुल्स अहमदाबाद में ओपन हुआ था, लखनऊ में नहीं। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड जो होगा वो फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है? कौन से करेक्ट नहीं है? फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ध्रुव 64 इज आर करेक्ट। इसमें पूछा गया ध्रुव 64 के लिए स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताया गया, इट इज द थर्ड चीफ fabricated under the DIR-5 programs with an overall aim to enable the creation of microprocessors for India। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसमें ध्रुव 64 DIR-V प्रोग्राम का थर्ड चीफ है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बताया गया, इट इज द इंडियाज फर्स्ट होम ग्राउंड 1.0 GSZ 64-bit dual core microprocessor। सेकंड स्टेटमेंट क्या बताया गया, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस 1.0 GHZ 64-bit dual core माइक्रो प्रोसेसर है। सेकंड स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताया गया है, पूछा गया कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, the Bureau of Indian Standard BIS recently introduced a national standard to test and assess bomb disposal systems. Which of the following statements with regard to this system are correct? First statement क्या है इसके रिगार्डिंग में, the new standard is known as the IS 1944-5 2025। इसमें पूछा गया कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इज 19445 रेशियोज 2025 BIS ने बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम का परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एंड रिक्वायरमेंट के लिए स्टैंडर्ड इशू किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बताया गया, इट वॉज इम्प्रूव इंट्रोपैरेबिलिटीज ऑफ द इक्विपमेंट अक्रॉस एजेंसीज। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट ही है। कॉमन स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट डिफरेंट एजेंसीज के इक्विपमेंट के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव करना है, जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट वाज डेवलप्ड बाय TBRL DRDO इन कोलैबोरेशंस विद द 30 सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रसिया। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है कि TBRL DRDO प्लस रशियन इंस्टीट्यूट का क्लेम दिया गया है, स्टैंडर्ड को BIS ने स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशंस के थ्रू डेवलपमेंट किया है। गिवन डिस्क्रिप्शंस करेक्ट नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें पूछा गया था कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, एक्स बॉर्न इन द UK was conferred the Nobel Prize in 2025. He was a professor in an American university when this prize was announced. Identify X। बताना है X कौन है जिनका बॉर्न UK में हुआ था और वो प्रोफेसर हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में और उनको नोबेल प्राइज भी मिला 2025 में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है माइकल एस डिवोरेट का, ये भी गलत है क्योंकि इनका बॉर्न पेरिस फ्रांस में हुआ था। बी ऑप्शन जो है रिचार्ड रॉबर्टसन, ये केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज मिला था, बट ये भी नहीं है। थर्ड क्या है जॉन क्लार्के का बॉन्ड कैम्ब्राइज यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। स्टेटमेंट सी सही हो जाएगा, इनका बॉन्ड कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुआ था एंड एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, which of the following statement with regards to the Grand Slam tennis tournaments is are correct? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, the tournament have a shared governance structure establishing the partnership among the 4 Grand Slam tournaments। फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया कि 4 Grand Slam tournaments शेयर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर पार्टनरशिप में ऑपरेट करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है दे आर ओपन फॉर एंट्री टू ऑल इंटरनेशनली रैंक्ड टेनिस प्लेयर्स
above the age of 14। सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया कि all internationally ranked players above 14 years टू ब्रॉड है। रूल्स में रैंकिंग कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं। जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? देयर इज ए लिमिटेशंस ऑन ए नंबर्स ऑफ वाइल्ड कार्ड्स ए प्लेयर्स में रिसीव्स टू compete इन ए ग्रांड स्लैम टूर्नामेंट। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया कि वाइल्ड कार्ड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस का ब्रॉड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वाइल्ड कार्ड्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस जो है ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसका? थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है एंड सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 83, which of the following pairs of semiconductor plants in India and their locations is not correctly matched? फर्स्ट क्या है? CG Power and Industrial Solutions PVTs Ltd in partnership with Renesas Electronics and Stars Microelectronics। मतलब CG पावर प्लस रेनेसस प्लस स्टार्स ये गुजरात से करेक्टली मैच है कि नहीं? तो ये करेक्टली मैच है। फर्स्ट वाला करेक्टली मैच हो जाएगा, बट इसमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट मैच है, मतलब कौन सा सही नहीं है। ये तो करेक्टली मैच हो जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? टाटा सेमीकंडक्टर्स असेंबली एंड टेस्ट पीवीटी एलटीडी, ये आसाम से करेक्टली मैच है कि नहीं? तो ये सेकंड भी सही है। थर्ड में क्या है? HCL's फॉक्सॉन्स जॉइंट वेंचर्स इंडिया चिप एलटीडी मध्य प्रदेश में, तो ये गलत है, ये उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है। तो जो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सी वाला करेक्टली मैच नहीं है, इसकी वजह से सी इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट with regard to the India's indigenous new high resolution weather model the Bharat forecast system is are correct? इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट फॉरकास्ट एट द पंचायत क्लस्टर्स लेवल। फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है भारत एफएस का ऑब्जेक्टिव क्लस्टर ऑफ पंचायत लेवल पर वेदर फॉरकास्ट इंप्रूव करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट वॉज डेवलप्ड बाय द IIT दिल्ली, इसको डेवलप किया था IIT दिल्ली ने, तो ये इनकरेक्ट है। भारत एफएस इंडिया के वेदर फॉरकास्टिंग इकोसिस्टम पार्टिकुलरली IITM NCMRWF इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो सेकंड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सेलेक्ट द आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ओनली फर्स्ट करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फिल्म बूम। इसमें बूम फिल्म से रिलेटेड बात की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, द फिल्म हैज रिसेंटली वॉन द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट BAFTA अवार्ड्स इन द चिल्ड्रंस एंड द फैमिलीज फिल्म कैटेगरी। फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया बूम ने बफ्ता 2026 में चिल्ड्रंस एंड फैमिलीज फिल्म अवार्ड जीता है, फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय द लक्ष्मी प्रिया देवी, इसकी फिल्म की डायरेक्टर कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बूम फिल्म की डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? थर्ड स्टेटमेंट बताया गया दिस इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन ए बफ्ताज अवार्ड इन द चिल्ड्रंस एंड फैमिलीज फिल्म कैटेगरी। स्टेटमेंट बताया गया ये फर्स्ट इंडियन फिल्म बनी है जिसमें बफ्ता के चिल्ड्रंस एंड फैमिलीज फिल्म कैटेगरी में एक रिकॉग्नाइज्ड अचीव की है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, which of the following statements regarding the features of blockchain technologies are correct? इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया कौन सा करेक्ट है।
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? Records stored in the database may be made visible to relevant stakeholder without risk of alteration. फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है रिकॉर्ड स्टेक होल्डर्स को विजिबल हो सकते हैं विदाउट अल्टरेशन। वो स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कॉपीज ऑफ द एंटायर डेटाबेस आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क सिंकनिंग विद इन सेकंड। सेकंड स्टेटमेंट बताया गया है ये डेटाबेस की कॉपीज मल्टीपल कंप्यूटर्स पर सिंक्रोनाइज जो होती हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन लेडर्स कॉन्सेप्ट है। ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बताया गया? कंसोर्टियम ब्लॉकचेन इज ए blend of public and private blockchains allowing selective data access। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ स्टेटमेंट में बताया गया मैथमेटिकल algorithms make it impossible to change or delete any data once recorded and accepted। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया कि मैथमेटिकल एल्गोरिथम डेटा को चेंज करना इम्पॉसिबल बना देते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन कौन से करेक्ट हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड सिर्फ करेक्ट हैं। इसमें ऑप्शन है ही नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड का। फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है बट इसका ऑप्शन ही नहीं है इसमें। इसको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87। An e-commerce revenues model will where the seller has controls over pricing but does not keep products in stock and instead transfers customer orders and the shipments details to a third party suppliers who then ships the good directly to the customers is called 87 क्वेश्चन में बताया गया है। ये क्वेश्चन ई कॉमर्स रेवेन्यू से रिलेटेड मॉडल से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि प्राइस कंट्रोल करता है, सेलर जो है प्राइस कंट्रोल करता है, इन्वॉलेंट्रीज खुद नहीं रखता है। थर्ड कस्टम ऑर्डर्स प्लस शिपिंग डिटेल्स थर्ड पार्टी को देता है। थर्ड पार्टी डायरेक्टली कस्टमर को गुड शिप कर देती है। यहाँ इसमें पूछा गया है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको ऑप्शन ही करेक्ट है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88। Which one of the following correctly represents the three key sub-indices of the Financial Inclusion Index (FI) index of the Reserve Bank of India (RBI)? इस क्वेश्चन में RBI FI इंडेक्स के 3 सब इंडिसेस को बताया गया है, एक्सेस, यूजर्स एंड क्वालिटीज। RBI के अकॉर्डिंग एक्सेस 35% है, यूजर्स 45 एंड क्वालिटी 20%। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ये इसके तीनों कीज हैं एक्सेस, यूजर्स एंड क्वालिटी। तो इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। और एक्सेस इसका 35% है, यूजर्स 45% है एंड क्वालिटी 20% है। एफआई इंडेक्स का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। पर्पस इसका है सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को फाइनेंशियल सर्विसेज की अवेलेबिलिटी मेजर करना। जीरो से मतलब कितना है इसका इंडेक्स रेंज, 0 से लेकर 100 के बीच में कितना है। हायर स्कोर जिसका होगा ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 89। Which one of the following best describe the key objectives of India's Open Network for Digital Commerce (ONDC) initiative?
फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए में क्या बताया गया है? ऑप्शन ए, to allows government control over all digital commerce transactions. Second, to replace private e-commerce players. Third, to break the dominance of large e-commerce platform by enabling interoperability across network. का जो सी वाला है, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओएनडीसी का आइडिया एक सिंगल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना नहीं, ये ओपन इंटरऑपरेबल नेटवर्क अप्रोच है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओएनडीसी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर था, डीपीआईआईटी, एंड पर्पस इसका है डिजिटल कॉमर्स को ओपन बनाना एंड बायर्स और सेलर्स डिफरेंट कंपैटिबल एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। ओएनडीसी खुद ट्रेडिशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, which one of the following statements about unified payment interface UPI and central bank digital currency digital rupees is not correct? इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? यूपीआई इज रियल टाइम, यूपीआई इज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बट डिजिटल रुपीज इज अगेंस्ट टू सॉवरेन पेपर करेंसी। फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल रुपीज सॉवरेन करेंसी का डिजिटल फॉर्म है। ये इसका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आरबीआई के अकॉर्डिंग ई रुपी डिजिटल फॉर्म ऑफ रुपीज है, यूपीआई पेमेंट मैकेनिज्म है। सेकंड ऑप्शन क्या है? यूपीआई सेटलमेंट, इन द केस ऑफ यूपीआई सेटलमेंट फॉर end users happens instantly as the monies get immediately debited or credited, but in case of digital rupee there is no settlement as the wallet balance gets transferred to another's wallet. सेकंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या है? यूपीआई ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक्स एंड रिफ्लेक्टेड इन द बैंक स्टेटमेंट, बट in the case of digital rupees no data is captured in the bank statement as transactions are from one wallet to another. थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है इसका। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? इन बोथ द केसेस यूपीआई एंड डिजिटल रुपीज द लिएबिलिटीज लाइज इन द यूजर्स। का जो डी वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, तो इसका डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 91, which of the following statements about real world assets RWA tokenizations are correct? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इसमें पूछा गया कौन सा करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस टर्निंग रियल वर्ल्ड एसेट्स into digital tokens using blockchain technology. फर्स्ट स्टेटमेंट, रियल वर्ल्ड एसेट्स को ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? टोकनाइजेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड एसेट्स offers 24/7 access promoting financial inclusion. सेकंड स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है। इसमें बताया गया टोकनाइज्ड एसेट्स पोटेंशियली 24/7 एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसका? टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स will allow the access to high growth investment opportunities for individual in India. थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है कि टोकनाइजेशन फ्रैक्शनल ओनरशिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ब्रॉडन कर सकती है। थर्ड स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है। इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों करेक्ट हैं इसके। Question number 92. A bond whose proceeds are used only to finance or refinance a combination of both environmental and social projects is called? Option A, real bond. Option B, social bond. Option C,
सस्टेनेबिलिटी इज बॉन्ड, ऑप्शन डी सॉरेन बॉन्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ग्रीन बॉन्ड इन्वायरमेंटल के लिए होता है, सोशल बॉन्ड सोशल के लिए होता है, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इन्वायरमेंटल और सोशल दोनों के लिए होता है, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस टारगेट्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 93, which of the following statements about M1 exchanges role in micro, small and medium enterprises MSMEs financing are correct? First, M1 exchange provides collateral based loans to MSMEs। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, M1 एक्सचेंज कोलेटरल बेस्ड लोन्स प्रोवाइड नहीं करता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, M1 exchange facilities discounting of the invoices and bills of exchange for MSMEs। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये बता रहा है कि ये MSMEs इनवॉइसेस या फिर बिल्स को डिस्काउंटिंग के थ्रू फाइनेंसिंग फैसिलिटेट करता है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बताया गया है, MI exchanges functions as a credit rating agencies for MSMEs। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज नहीं है। ये इनकरेक्ट है थर्ड वाला। इसको ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है, ओनली सेकंड करेक्ट है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, which one of the following best describes the crowding out effects in the context of the physical policies? Physical policies के regarding crowding out of effects कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन ए जो है, situations where private investment increases due to the increase of government spending. Second, situations where government borrowings leads to higher interest rates to which reduces private investment. And C वाला ऑप्शन क्या है, situations where an increase in taxes leads to increased private sector investment. D में क्या बताया गया है, situations where government spending has no impact on aggregate demand। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्राउडिंग आउट, गवर्नमेंट एक्टिविटीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट कर सकती है। टिपिकल चेंज, हायर गवर्नमेंट बोरोइंग्स, हाई डिमांड फॉर फंड्स। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, which of the following statements about rare earth elements are E and critical minerals are correct? फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सटेंसिवली यूटिलाइज REE। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। RE मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिक्स, IVs में, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंसेस, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी सब में काफी यूज होता है इनका। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, China is the highest share in the mining of the REEs followed by India। चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट RE माइनिंग प्रोड्यूसर नहीं है। स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया launched the National Critical Minerals Mission NCMM in 2025 to establish the robust framework for self-reliance in critical mineral sector।
थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसमें बताया गया है इंडिया ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन NCMM 2025 में लॉन्च किया टू स्ट्रेंथ क्रिटिकल मिनरल सेल्फ रिलायंस। तो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। फोर्थ में क्या बताया गया है, फोर्थ स्टेटमेंट में रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर सेट ऑफ 17 मेटेलिक, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि 13 मेटेलिक नहीं 17 मेटेलिक है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड, इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंश्योरेंस इन इनोवेशन sectors are correct? First statement, aviation whose insurance covers the physical aircrafts including the bodies, engines and on board equipment। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, एविएशन हल इंश्योरेंस एयरक्राफ्ट के फिजिकल कंपोनेंट्स को कवर करता है, जैसे एयरक्राफ्ट बॉडी, इंजन, ऑन बोर्ड इक्विपमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसका, अंडर द Montreal Conventions adopted in 1999 by over 130 countries, including India's airlines, are strictly liable to pay the compensations to the families or nominees of the every deceased passengers without requiring the families to prove fault। सेकंड स्टेटमेंट में Montreal Convention पर पैसेंजर्स डेथ या फिर इंजरीज लिएबिलिटी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी कंपोनेंट। सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, तो इसके बोथ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्राउड फंडिंग आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, क्राउड फंडिंग इज solicitations of funds a small amount from multiple investors through a web-based platforms or social networking sites for a specific projects। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताया गया है इसमें, फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि मैनी इन्वेस्टर्स, काफी सारे इन्वेस्टर्स से स्मॉल अमाउंट कलेक्ट करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कॉस्ट को फंड करना। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर एबल टू रेज फंड्स एट लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट अंडरगोइंग रिजोर्जियस प्रोसीजर्स। सेकंड जो स्टेटमेंट है इसका उसमें बताया गया है एसएमईज के लिए अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग रूट हो सकता है ट्रेडिशनली फाइनेंसिंग के कंपैरिजन में लोअर कॉस्ट एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, विद रेफरेंस टू द डिफरेंट कम्युनिटीज इन इंडिया, इसमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 98 में रो 1 क्या है, RN मल्होत्रा कमेटी के बारे में बताया गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बताया गया है। इसमें फर्स्ट क्या है, RN मल्होत्रा's कमिटीज कॉन्फ्रेंसिव रिफॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। ऑर्गेनाइजेशन में बताया गया इंश्योरेंस रेगुलेटरीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया है फर्स्ट रो में इंश्योरेंस रिफॉर्म से रिलेटेड कमिटी है, ये तो सही है, बट IRDAI ने फॉर्म नहीं किया था, कमिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रो गलत हो जाएगी। सेकंड रो में क्या है, LC गुप्ता कमिटी, इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड, LC गुप्ता कमिटी का है प्रिपेयरिंग से रोड मैप फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग्स इन इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का रोड मैप है, तो ये स्टेटमेंट मतलब ये जो सेकंड रो है ये करेक्ट है, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के रोड मैप से रिलेटेड है। थर्ड क्या है, उर्जित R Patel committees preparing the roadmap for the reforming banks lending to the house sectors, Reserve Bank of India। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है,
उर्जित पटेल्स कमेटी का मेजर एसोसिएशन मॉनेटरी पॉलिसीज फ्रेमवर्क से था, हाउसिंग सेंटर लैंडिंग रिफॉर्म से नहीं था। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड जो रो हो जाएगी ये इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ रो में क्या बताया गया है, वाईएच मलिगम्स कमिटी प्रिपेयरिंग से रोड मैप फॉर द रिफॉर्म्स इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो फोर्थ रो है इसमें बताया गया है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है फोर्थ रो, और ये करेक्ट भी है। तो इसमें पूछा गया कौन सा करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ ओनली करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 99, consider the following statements about the non-banking financial companies NBFCs in India। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, NBFCs cannot accept demand deposits। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, NBFCs डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, वो स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, all the NBFCs operating in India having to be registered with the RBI। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सभी NBFCs इसमें बेसिकली ट्रैप दिया गया, हर एनबीएफसी को एग्जैक्टली सेम रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं रखा जा सकता है। स्टेटमेंट तो एब्सोल्यूट है, बट ये इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एनबीएफसीज forms a part of payment and settlement systems and can issue check drawn on itself। थर्ड स्टेटमेंट में बताया गया एनबीएफसीज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होती हैं। In the same ways as the bank cannot issue the checks and drawn on themselves। जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी of the Deposit Insurance and Credit Guarantees Corporation DICGC is not available to depositors of the deposit taking NBFCs। DIGC डिपॉजिट इंश्योरेंस NBFC डिपॉजिट को अवेलेबल नहीं होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Question number 100, consider the following statements about MPI Multidimensional Poverty Index। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, MPI is calculated using Alkire-Foster's methodology। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, MPI जो है Alkire-Foster मेथोडोलॉजी से कैलकुलेट की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट MPI calculated by नीति आयोग has a total of 12 इंडिकेटर। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, नीति आयोग नेशनल NPI 12 इंडिकेटर्स हैं, ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट आर कॉमन इंडिकेटर्स इन द MPI ऑफ द नीति आयोग एंड MPI ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, मैटरनल हेल्थ प्लस बैंक अकाउंट नीति आयोग के नेशनल MPI में एडेड इंडिकेटर्स हैं, ये UNDP ग्लोबल MPI के कॉमन इंडिकेटर्स नहीं हैं। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके कौन कौन से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो AS क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।